मतलब ये जो पहला डायग्राम है इसमें y चेंज हो रहा है, क्योंकि वाई टी माइनस वन, टी माइनस टू, यानी कि टी माइनस एन तक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ही सेम होते हैं। ये है सिचुएशन, डायनामिक सिचुएशन है, यानी कि यहां पर डिस इक्विलिब्रियम है। तो ये वो पाथ बता रहा है जहां डिस इक्विलिब्रियम होता है सी और वी के बीच में। तो सी और वी, यानी सी क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और वी इज एक्सिलरेटर। तो इन दोनों के बीच में क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ये एक एरिया बन सकता है ए, एक बी, एक सी, एक डी और एक ई। ये एक पतली सी लाइन है, इसको एक पतला सा रोड मान सकते हो आप, पैरेलल रोड। ठीक है, तो ये 5 कंडीशन बन सकती हैं, 5 एरिया बन सकते हैं। तो पहला एरिया है ए। इसमें देखिए कंजम्पशन लेवल यहां पर इस वर्टिकल एक्सिस पे है, कंजम्पशन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये 0.8 से भी ऊपर है। और v एक्सिलरेटर बहुत कम है, यानी कि यहां तक ही एक्सिलरेटर इस तरीके का। तो ये जो पोजीशन है ये इस तरीके का ग्राफ बनाएगी। अगर अपन इसमें एक लाइन खींचे तो ये इस तरीके का ग्राफ बनाएगी, यानी पहले इंक्रीज होगी फिर एक तरीके से कांस्टेंट हो जाएगी। यानी इस एरिया में जो हमारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है या नेशनल इनकम है वो ऊपर या नीचे होगी एक डिक्रीजिंग रेट में, और फाइनली एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच जाएगी। देखिए इसको और इस फिगर को आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये एक पर्टिकुलर एरिया को इस फिगर में डिफाइन किया गया है। इतना सा एरिया, छोटा सा एरिया, ये पूरे फिगर को यहां डिफाइन नहीं किया गया है। ये इतना सा जो एरिया है ए पार्ट का, उसको डिफाइन किया गया है कि इसमें एक तरफ बढ़ेगा या घटेगा और फिर एक लेवल पे आ जाएगा, ये कहने का मतलब। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी रही जैसे बी में ये कंडीशन रही, इस एरिया में आए तो देखिए सी तो है ज्यादा, ठीक है, और वी यहां तक ज्यादा ले सकते हैं, यानी जैसे जैसे वी बढ़ेगा तो सी घट सकता है, इतने एरिया। इस एरिया में ग्राफ कैसा हो सकता है, देखिए यहां से जाएगा फिर ऐसा होगा, ये ग्राफ इस एरिया को कवर कर रहा है। यानी इस एरिया में एक तरीके से इंक्रीज होने के बाद डिक्रीज होता जाएगा न्यू इक्विलिब्रियम की तरफ, यानी ये जो एम्पलीट्यूड्स हैं ये धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो जाएंगे और फिर डिसअपियर हो जाएंगे। सी पार्ट में क्या होगा, सी पार्ट में बनाकर देख लेते हैं हम। ये बढ़ता जा रहा है एम्पलीट्यूड, ओके, यानी कि सी पार्ट में एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा इक्विलिब्रियम लेवल से बहुत अलग। और रीजन डी जो है ये अब इसके बाहर का एरिया है, तो कैसे भी जाकर ये सीलिंग जो है ये कैसे भी बहुत एक्सप्लोसिवली बढ़ सकता है, फिर एक्सप्लोसिवली घट भी सकता है। ये वो कंडीशन है, इसका कुछ अपन डायग्राम नहीं बना सकते हैं इसको, क्योंकि ये बाहर है। और अगर ई रीजन को लें, ये जो पतली सी लाइन आई है इसको अपन थोड़ा वाइड कर लेते हैं अभी अपनी समझ के लिए। समझ लीजिए ये पूरा एरिया ई का है। अब इसमें ग्राफ बनाए, कैसे बनेंगे, ये बनेंगे, यानी इस टाइप का ग्राफ बनेगा, यानी पैरेलल चलेगा। ये एक तरीके की स्पेशल केस हो जाएगा जहां पर मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर के मैग्नीट्यूड इस तरीके के हो जाएंगे कि वो ऐसे फ्लक्चुएशन पैदा करेंगे जो बिल्कुल कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के होंगे। तो अगर हम इस फिगर को देखें, ये चारों पांचों एरिया जो हैं, तो इसमें ए रीजन और बी रीजन एक जैसे हैं लगभग, यानी इसमें थोड़ा सा ऐसे राइज होकर सीधा हो जा रहा था और यहां पर ऐसे करते करते एक तरीके से स्टेबल हो जा रहा था। यानी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस के बाद चीजें स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ चली जाएंगी। और दूसरी तरफ सी और वी की वैल्यू जो रीजन सी और डी में है, यह एक्सप्लोजन हो रहा है, बहुत बड़ी इनस्टेबिलिटी दिखा रहा है, इक्विलिब्रियम लेवल से ग्रेट डाइवर्जेंस दिखा रहा है और सिस्टम पूरी तरीके से एक्सप्लोड हो रहा है। और ये जो ई रीजन है पतला सा, ये डी और बी और सी इन सब के आसपास बीच में आ रहा है। यानी कि ये जो 5 केसेस हैं, ये सारे केसेस साइक्लिक फ्लक्चुएशन बिजनेस साइकिल के नहीं बता रही है। ये कॉम्बिनेशन बी, सी और ई में आ रहा है, वो बिजनेस साइकिल बता रहा है। सी में भी फ्लक्चुएशंस हैं, बी में भी हैं, और ई में तो बहुत अच्छे हैं, पीरियोडिक हैं। बी में कैसे हैं, बढ़ने के बाद छोटे हो रहे हैं, और सी में छोटे के बाद बड़े हो रहे हैं, और ई में पैरेलल हैं। ए और डी में तो हो ही नहीं रहे हैं, एक तरीके से प्लेन हो जा रहा है, यहां से के बाद प्लेन हो जाएगा, और डी में भी एक्सप्लोड हो रहा है, मतलब हो तो रहा है इसमें भी, लेकिन फ्लक्चुएशंस नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ए रीजन वो कहलाएगा, वो ऐसा पोजीशन है जब एक्सीलरेटर और मल्टीप्लायर के जो वैल्यूज हैं
वो डिस्टरबेंस कॉज करते हैं कुछ एक ऐसा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हो जाए या ऑटोनोमस कंजप्शन हो जाए बाय चांस, तो एक इनिशियल लेवल से एक न्यू इक्विलिब्रियम की तरफ चले जाएंगे, उसमें कोई नया कोई साइक्लिकल फ्लक्चुएशन कुछ या ऑसिलेशन नहीं होगा। लेकिन सी और वी की वैल्यू बी रीजन में अगर हम देखें, वो साइक्लिक फ्लक्चुएशन पैदा कर रही हैं, लेकिन वो डैम्प्ड ऑसिलेशन है, यानी कि कम होने वाले ऑसिलेशंस हैं, और फिर वो कुछ समय के बाद डिसअपियर हो जाएंगी, जीरो की तरफ चली जाएंगी। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ये कहता है कि साइक्लिक फ्लक्चुएशंस या मूवमेंट्स डिसअपियर तो हो नहीं सकता, डाई आउट नहीं हो सकता टाइम के साथ साथ। लेकिन अगर हम इस बी रीजन पर ध्यान दें तो ये क्या समझा रहा है, एक आध डिस्टरबेंस हो गया किसमें, इनकम में या एम्प्लॉयमेंट में, जैसे कि किसी तरीके से कुछ इन्वेस्टमेंट वन टाइम बढ़ा दी गई किसी एक समय में, कुछ किसी प्रकार की कोई डिस्टरबेंस आ गया एकदम से, और वो फिर धीरे धीरे समय के साथ 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 कम हो गया। जैसे कि टेक्निकल कुछ एडवांसमेंट हो गया उस समय, या कोई ऐसा इनोवेशन आ गया, कुछ नेचुरल डिजास्टर आ गया या मैन मेड डिजास्टर आ गया, जैसे कि एक सिक्योरिटी स्कैम हुआ था इंडिया में 1991-92 में। तो ये क्या हुआ, स्टार्टिंग में बहुत बड़ा हुआ, फिर धीरे 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 करके इसका शॉक कम हो गया, एकदम से आ गया ये। तो रीजन बी जो है वो साइक्लिक फ्लक्चुएशन बताता तो है, लेकिन समय के साथ साथ ये डाई हो जाता है, मर जाता है। और इसमें बिजनेस साइकिल के जो ड्यूरेशंस हैं या एम्पलीट्यूड हैं, ड्यूरेशंस और एम्पलीट्यूड दोनों, वो भी इररेगुलर हैं। और एक्चुअली अगर हम रियल वर्ल्ड में देखें तो ऐसा ही होता है। तो अगर हम ये देखें कि ये जो डिसअपियरेंस हो रहा है केस बी में बिजनेस साइकिल का, तो हम उसको ये बोल देंगे कि अनएंडिंग सीक्वेंस है साइकिल्स का, जब एक शॉक के बाद दूसरा शॉक आ जाए, तीसरा शॉक आ जाए, ऐसे करके ये चलता जाएगा उस लेवल पे। लेकिन जब हम सी रीजन पे आएंगे तो यहां एक्सप्लोसिव है, या धीरे छोटे से फिर बड़ा एम्पलीट्यूड हो रहा है, ये भी कांस्टेंट नहीं है, ये भी सिचुएशन बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव है। और इसी तरीके से डी में भी एक्सप्लोजन हो रहा है, क्योंकि डी बिल्कुल ही आउट ऑफ रीच हो गया है, डायरेक्टली एक्सप्लोसिव हो गया अपवर्ड की तरफ या डाउनवर्ड की तरफ भी हो सकता है। ये एरियाज हैं, देखिए ये ऊपर नीचे नहीं बता रहा है कुछ, ये एरियाज हैं, कैसे एरियाज होंगे वो बता रहा है। लेकिन ये पर्टिकुलर एक ऐसा एग्जांपल कि ऐसा एक्सप्लेनेशन बिजनेस साइकिल का कि ये क्यों हो गया ऐसा एकदम से, रीजन क्या है इसका, रिवर्स डायरेक्शन में चलने का या श्रिंक होने का, सीलिंग पे जाकर फिर वापस लौटने का। तो हिक्स ने अपनी फेमस थ्योरी में बिजनेस साइकिल की इसके रीजंस भी दिए हैं कि ये दूसरे डायरेक्शन में ऊपर से जाकर फिर नीचे कैसे आता है, ये उन्होंने समझाया है, वो हम बाद में करेंगे। लेकिन अब ई में अगर हम देखें, ये वो सिचुएशन है बिजनेस साइकिल की जो डिसअपियर भी नहीं हो रही है और एक्सप्लोड भी नहीं हो रही है, और कंटिन्यूसली एक ही एम्पलीट्यूड पे बढ़ती जा रही है। लेकिन ये रियल वर्ल्ड में नहीं होता, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है एक तरीके से, ये सिचुएशन इम्पॉसिबल है। बढ़ के घट सकती है, घट के बढ़ सकती है, लेकिन एक जैसी सिचुएशन बिजनेस साइकिल में कभी नहीं हो सकती। क्लियर? तो अगर अब हम इस थ्योरी को समराइज करना चाहें तो सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंस पर ध्यान देते हैं। पहली बात तो यह है कि नेशनल इनकम मल्टीप्लायर के इफेक्ट से बढ़ जाती है, नो डाउट। दूसरी चीज, ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है वो सारे टर्निंग पॉइंट्स जो बिजनेस साइकिल में आते हैं बिना किसी स्पेशल एक्सप्लेनेशन के। इस थ्योरी में प्री कीन्सियन थ्योरी में जो एक्सेलरेशन लिया जाता था, यानी कीन्स के पहले की जो थ्योरीज हैं, क्या हुआ, कीन्स मल्टीप्लायर को लेकर आए, लेकिन उसके पहले जब एक्सेलरेशन चलता था, एक्सेलरेशन लोग यूज करते थे, तो वो इनस्टेबिलिटी की तरफ ले जाता था इकोनॉमी को, यानी उसको रोकने वाला कोई नहीं था। मगर सैमुअलसन ने मल्टीप्लायर के साथ उसमें थोड़ा सा कंट्रोल भी डाला। तो मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर की मदद से, क्योंकि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर डिपेंडेंट है क्या, मल्टीप्लायर, और मल्टीप्लायर को एक्सीलरेशन के साथ जोड़कर उन्होंने इकोनॉमी में स्टेबिलिटी ले आई। ये बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। अच्छा, एक और काम किया है कि इन्होंने मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर को जो कंबाइन किया है वो केपेबल है साइक्लिक फ्लक्चुएशंस को प्रोड्यूस करने में। ये बात भी इन्होंने सिद्ध की। और प्रोफेसर हाइक्स ने भी एक्सीलरेटर और मल्टीप्लायर का इस्तेमाल किया है अपनी ट्रेड साइकिल को बताने में। एक्चुअली इन्होंने ऐसा क्यों किया है, क्या कमी रह गई थी सैमुअलसन में जो इन्होंने स्टार्ट की है। एक्चुअली एक्सीलरेटर और मल्टीप्लायर का जो इंटरेक्शन सैमुअलसन ने बताया है वो ट्रेंडलेस है, यानी वो कोई ट्रेंड नहीं बताता, वो बताता है किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। बस 4-5 प्रकार के उन्होंने पाथ बता दिए हैं या उन्होंने फ्लक्चुएशंस के टाइप बता दिए हैं, मगर उन्होंने कोई डायरेक्शन नहीं बताया।
हिक्स बताएंगे कि कैसे ये ग्रोथ की तरफ जाता है, ये दोनों को ग्रोथ की तरफ वो कैसे ले गए, क्योंकि कोई भी इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ जाना चाहेगी, वो तो कभी कभी बीच में फ्लक्चुएशंस की वजह से, कोई डिस्टर्बेंस की वजह से गिरावट आ जाती है। नहीं तो सब लोग क्या चाहते हैं, अमेरिका आज भी ऊपर की ओर उठ रहा है, भले छोटे मोटे उतार चढ़ाव हो रहे हो लेकिन वो फिर भी ग्रोइंग है। तो ये हिक्स ने इसमें इसको रेक्टिफाई किया है। तो लिमिटेशंस में सबसे पहले लिमिटेशन ये है कि एक्चुअल प्रैक्टिस में मल्टीप्लायर और एक्सीलरेशन का जो इंटरैक्शन है वो ग्रोथ पे वर्क नहीं करता इनके थ्योरी में। और दूसरी चीज, इन्होंने बाकी सारे फैक्टर जो बिजनेस साइकिल में यूज होते हैं उनको बिल्कुल भी नहीं लिया मल्टीप्लायर और एक्सीलरेशन के अलावा। ये बहुत साइलेंट रहे लेंथ के बारे में, यानी ये फ्लक्चुएशंस के लेंथ कितनी होगी बिजनेस साइकिल में, जो भी फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं उन फ्लक्चुएशंस में लेंथ कितनी होगी, कितने लंबे समय के लिए वो बढ़ेगा या घटेगा, ये एक्सप्लेनेशन इन्होंने नहीं दिया। इसके बाद इन्होंने जो एमपीसी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एक्सीलरेशन का इस्तेमाल किया है, इसको माना है कि ये कांस्टेंट रहेगा, ये भी इररिलेवेंट है। और लास्ट, इन्होंने मॉनेटरी चेंजेस को लिया ही नहीं, इन्होंने इग्नोर कर दिया है अपनी बिजनेस साइकिल में। तो ये कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसके, और अब हिक्स में अपन देखेंगे कि ये कैसे रेक्टिफाई होते हैं। दैट्स इट।